मेघा जानती थी कि उसका पति सागर अपनी माँ का सम्मान करता है, इसलिए उसने अपने असली चेहरे पर एक बहुत ही आज्ञाकारी और ममतामयी बहू का मुखौटा ओढ़ रखा था। रात को ठीक 8 बजे जब सागर दफ्तर की थकान से घर लौटता, तो मेघा पूरे सलीके से उसका स्वागत करती। सागर के सोफे पर बैठते ही वो पानी का गिलास थमाते हुए बहुत ही फिक्रमंद और मीठी आवाज में कहती, सुनिए जी, आज माँ जी ने दोपहर का खाना ठीक से नहीं खाया, तो मैंने उन्हें खिचड़ी बनाकर खिलाई है। उनके जोड़ों के दर्द की दवा भी कल खत्म हो जाएगी। आप ऑफिस से आते वक्त याद से ले आएगा। सागर, जो सुबह 8 बजे से लेकर रात तक अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा रहता था, पत्नी के मुंह से ये सुनकर गदगद हो जाता। वो सोचता कि उसे दुनिया की सबसे समझदार पत्नी मिली है और उसकी माँ दुनिया की सबसे खुशकिस्मत सास है। वो निश्चिंत होकर सो जाता, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि जब वो घर में नहीं होता तो उन बंद दरवाजों के पीछे कैसा खौफनाक खेल खेला जाता है। अगली सुबह जैसे ही सागर घर से बाहर निकलता, तो घर के भीतर का पूरा माहौल श्मशान जैसी मनहूसियत में बदल जाता। सागर के जाते ही मेघा के चेहरे से वो मीठी मुस्कान तुरंत गायब हो जाती और उसकी आंखों में एक क्रूरता उतर आती। मेघा को विमला जी की हर सांस, हर आहट से नफरत थी। उसे लगता था कि बुढ़ी औरत उसके इस आलीशान और आजाद जीवन में एक बहुत बड़ा कलंक है। विमला जी को 24 घंटे में केवल एक बार खाना नसीब होता, और वो भी ऐसा जिसे शायद कोई जानवर भी सूंघकर छोड़ दे। रात की बची हुई सूखी रोटियां और बासी सब्जी उनकी स्टील की पुरानी थाली में पटक दी जाती। कोई भी साधारण इंसान सोच सकता था कि विमला जी इस भयानक नरक के बारे में अपने बेटे को क्यों नहीं बताती, लेकिन इसका कारण वो खौफनाक कसम थी जिसने विमला जी के होठों को हमेशा के लिए सील कर रखा था। बहू ने विमला जी की सबसे बड़ी कमजोरी को अपना हथियार बना लिया था, उनका 5 साल का पोता मोनू। एक दिन बहू ने अपने बेटे मोनू को दूसरी मंजिल की बालकनी की रेलिंग के पास खड़ा कर दिया और विमला जी के कानों में फुसफुसाकर एक ऐसी बात कह दी थी जिससे विमला जी की रूह कांप गई। अगर तुमने अपने बेटे के सामने अपना मुंह खोलने की जरा सी भी कोशिश की ना, या उसके सामने एक भी आंसू बहाया, तो याद रखना, तुम्हारे इस लाडले पोते का पैर इस बालकनी से फिसल जाएगा और नीचे मार्बल के फर्श पर गिरने से इसकी जान जाने में एक पल भी नहीं लगेगा, और पूरी दुनिया को यही लगेगा कि बच्चा खेलते हुए दुर्घटनावश गिर गया होगा। उस एक पल और उस एक धमकी ने विमला जी की रही सही हिम्मत को भी पूरी तरह से तोड़ दिया था। एक दादी के लिए उसके पोते की जान उसकी खुद की जिंदगी से 1000 गुना ज्यादा कीमती होती है। विमला जी जानती थी कि मेघा के अंदर इंसानियत नहीं बची है और वो अपने खौफनाक इरादों को सच में बदल सकती है। इसलिए पोते की सलामती के लिए विमला जी ने खामोशी की एक भारी चादर ओढ़ रखी थी। गालियां, भूख, अपमान और शरीर पर पड़ने वाले नीले निशान, हर एक जुर्म को वो अपने आंसुओं के घूंट के साथ चुपचाप पीती रही, बस इसी इंतजार में कि शायद मौत ही उन्हें इस अंधेरे कमरे से हमेशा के लिए आजाद करेगी। उनका पूरा शरीर हर वक्त एक सूखे पत्ते की तरह कांपता रहता था। एक सुबह सागर के दफ्तर जाने के बाद मेघा ने विमला जी को सफाई का आदेश दिया। उनके कांपते हाथों में पानी की एक ट्रे थमाई। उसमें मेघा का सबसे पसंदीदा क्रिस्टल का एक महंगा गिलास था। कमजोरी और ठंड से बेजान हो चुके विमला जी के हाथों ने अचानक जवाब दे दिया और अगले ही पल वो कीमती गिलास फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। गिलास के टूटने की उस तेज खनखनाहट के साथ ही विमला जी के प्राण जैसे सूख गए। उन्हें पता था कि अब क्या होने वाला है। मेघा, जो पास ही सोफे पर बैठी थी, किसी नागिन की तरह फुफकारती हुई उठी। उसकी आंखों में एक ऐसा शैतानी क्रोध था जिसे देखकर पत्थर भी कांप जाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत! उसने आगे बढ़कर विमला जी के बालों को निर्दयता से खींचा और उन्हें फर्श पर बिखरे हुए कांच के टुकड़ों के ठीक सामने धकेल दिया। एक काम भी ठीक से नहीं होता ना तुमसे। आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि अगली बार कोई भी नुकसान करने से पहले 10 बार सोचोगी। ये कहते हुए मेघा ने विमला जी के कमजोर कंधों को अपने हाथों से जोर से दबाया और उन्हें उन्हीं टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर बैठा दिया। जैसे ही विमला जी का पूरा वजन उन कांच के टुकड़ों पर पड़ा, तो उनके घुटनों को चीरता हुआ निकल गया। एक दर्दनाक, आसमान फाड़ देने वाली चीख विमला जी के कंठ से निकलने ही वाली थी कि बहू ने पूरी फुर्ती से पास पड़ा एक गंदा कपड़ा उनके मुंह में ठूंस दिया। चुप, एकदम चुप! अगर एक भी आवाज बाहर गई तो आज मैं तुम्हारी जीभ काट कर रख दूंगी।
विमला जी के मुंह में ठुसे हुए उस कपड़े के पीछे से रोंगटे खड़े कर देने वाली सिसकियां और घुटी हुई चीखें निकल रही थीं। वो दर्द से तड़प कर छटपटा रही थी, लेकिन मेघा ने उन्हें लोहे जैसी पकड़ से दबा रखा था और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। विमला जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। ये कोई एक दिन का बुरा सपना नहीं था, ये उस घर का रोज का सच था। 1 महीने 2 महीने नहीं, पूरे 24 महीने की इस अमानवीय प्रताड़ना ने विमला जी के शरीर को पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया था। अब वो एक जीता जागता इंसान नहीं, बल्कि चमड़ी से लिपटा हुआ, महज हड्डियों का एक कांपता हुआ ढांचा भर रह गई थी। उनके शरीर पर अनगिनत नीले और जले हुए निशान थे। उनकी आंखों से वो ममता, वो उम्मीद और वो चमक पूरी तरह से बुझ चुकी थी, जो कभी उनके बेटे को देखकर लौट आती थी। अब उन खाली, पथराई हुई आंखों में अगर कुछ बचा था, तो वो था बस एक ही इंतजार, मौत का इंतजार। एक ऐसी मौत जो उन्हें इस संगमरमर के आलीशान नरक से हमेशा के लिए आजाद कर दे। अगले दिन रविवार को सागर को किसी जरूरी मीटिंग के सिलसिले में अचानक ऑफिस जाना पड़ा। घर में केवल मेघा, विमला जी और छोटा पोता मोनू थे। मोनू अपने पड़ोस में रहने वाले दोस्त के घर खेलने जाने की जिद कर रहा था। मेघा ने तुरंत उसे तैयार किया और पड़ोसी के घर छोड़ आई। मेघा के लिए ये एक सुनहरा मौका था। घर पूरी तरह से खाली था। उसे विमला जी पर अपनी भड़ास निकालने का एक और बहाना चाहिए था। उसने विमला जी से कहा, बुढ़िया, पीछे के आंगन की पूरी सफाई कर। विमला जी, जिनके शरीर में खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, बहू, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द है। आज मुझसे कोई काम नहीं होगा, मैं कल कर दूंगी। ये सुनते ही मेघा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जवाब दोगी? मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ कर तुम्हारी जुबान बहुत लंबी हुई। कहते हुए मेघा ने विमला जी की चोटी को कसकर पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए स्टोर रूम में ले गई। उसने लोहे का एक पुराना डंडा उठाया और विमला जी के पैरों पर बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। रोज रोज की तुम्हारी इस बीमारी और नाटक से मैं तंग आ चुकी हूँ। आज मैं तुम्हारे ये नाटक हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। विमला जी दर्द से कराह रही थी। बचाओ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मेघा वहीं खड़ी होकर एक राक्षस की तरह हंस रही थी। दूसरी तरफ मोनू दोस्त के घर से वापस आ गया। वो दौड़ता हुआ अपने घर के पिछले गेट से अंदर घुसा। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और उसे पता था कि दादी का कमरा पीछे की तरफ है। वो अपनी दादी को डराने के लिए चुपके से उनकी खिड़की के पास गया, लेकिन जैसे ही उस 5 साल के मासूम ने खिड़की से अंदर झांका, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी परी जैसी माँ, जिसे वो दुनिया में सबसे अच्छी मानता था, एक लोहे के डंडे से उसकी प्यारी दादी को जानवरों की तरह पीट रही थी और वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। उसकी माँ दादी के बालों को खींचकर उन्हें गालियां दे रही थी। मोनू का बाल मन इस भयानक दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके गले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख निकली, जिसने उस सन्नाटे को चीर दिया। मम्मा, छोड़ो मेरी दादी को। मेघा के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने मुड़कर खिड़की की तरफ देखा। मोनू वहां खड़ा बुरी तरह कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मेघा समझ गई कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वो दौड़कर बाहर आई, लेकिन तब तक मोनू वहां से भाग चुका था। संयोग से सागर की मीटिंग जल्दी खत्म हो गई थी और वो ठीक उसी समय अपनी कार से घर के गेट पर पहुंचा था। मोनू दौड़ता हुआ सीधा अपने पिता के पास गया और फूट फूट कर रोने लगा। पापा, माँ दादी को मार रही है। दादी को बचा लो पापा। सागर के दिमाग में जैसे धमाका हुआ। वो तुरंत मोनू को गोद में उठाकर सीधा घर के पिछले हिस्से की तरफ दौड़ा। जब उसने स्टोर रूम का दरवाजा खोला, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी माँ, जिसने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, वो दर्द से बेहोश होने की कगार पर थी। सागर की आंखों के सामने मेघा का असली और भयानक चेहरा आ चुका था। मेघा, जो अभी तक अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी, सागर की लाल आंखों को देखकर कांप उठी। उस भयानक दोपहर की घटना ने सागर के उस आलीशान घर की ही नहीं, बल्कि पूरे शहर की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। जैसे ही पुलिस की गाड़ियों के सायरन ने उस पॉश कॉलोनी के सन्नाटे को चीरा, तो आस पड़ोस के लोगों के चेहरों पर चढ़े हुए नकाब भी उतरने लगे। जो लोग कल तक मेघा की शालीनता और सागर के आदर्श बेटे होने की कस्में खाते थे, आज वे उसी घर के बाहर खड़े होकर कानाफूसी कर रहे थे। एक एम्बुलेंस में जब विमला जी के लहूलुहान,
कांपते और हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो चुके शरीर को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया तो देखने वालों की रूह कांप गई। सागर, जिसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, उसने अपनी ही पत्नी मेघा के खिलाफ हत्या के प्रयास, अमानवीय क्रूरता और घरेलू हिंसा की धाराओं के तहत पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई। मेघा को उसी शाम गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक ऐसी कुटिलता थी जैसे उसे यकीन हो कि पैसे के दम पर वो जल्द ही बाहर आ जाएगी। महीनों की पुलिस जांच और अस्पताल के लंबे चक्कर के बाद आखिर जिला न्यायालय में इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई का दिन आ पहुंचा। अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। मेघा की तरफ से शहर के सबसे महंगे और नामी वकील को खड़ा किया गया, जो अपनी आक्रामक जिरह और झूठ को सच साबित करने की कला के लिए कुख्यात था। कार्यवाही शुरू होते ही मेघा के वकील ने अदालत के सामने झूठ और फरेब का ऐसा मायाजाल बुना कि एक पल के लिए सागर का दिल भी डूबने लगा। वकील ने जज के सामने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ दलील दी, योर ऑनर, ये पूरा मामला एक आधुनिक और पढ़ी लिखी बहू के खिलाफ रची गई एक गहरी साजिश है। मेरी मुवक्किल मेघा ने हमेशा अपनी सास की सेवा एक सगी बेटी की तरह की है। असलियत ये है कि विमला जी 70 बरस की हो चुकी है। उन्हें भूलने की बीमारी है। उम्र के इस पड़ाव में वो मानसिक रूप से अपना संतुलन खो बैठी है। उनके शरीर पर जो चोट के निशान हैं, वो किसी के मार के नहीं, बल्कि कमजोरी के कारण उनके बार बार सीढ़ियों से या बाथरूम से गिरने के कारण लगे हैं। एक बूढ़ी और मानसिक रूप से बीमार औरत की बातों पर कानून भरोसा नहीं कर सकता। वो बस अपनी बहू से ईर्ष्या करती है, क्योंकि वो सागर का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती है। मेघा कटघरे में खड़ी लगातार नकली आंसू बहा रही थी। वो अपनी साड़ी के पल्लू से बार बार आंखें पोंछने का नाटक कर रही थी, जैसे दुनिया की सबसे पीड़ित महिला वही हो। सरकारी वकील के पास विमला जी के घावों की मेडिकल रिपोर्ट तो थी, लेकिन ये साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था कि ये चोट मेघा ने ही दी है। उस आलीशान घर के भीतर और विशेषकर उस अंधेरे कमरे में कोई भी निगरानी कैमरा नहीं लगा था। जो नौकर घर के काम करने आते थे, उन्हें मेघा हमेशा उस कमरे की तरफ जाने से रोक देती थी, इसलिए कोई बाहरी गवाह भी नहीं था। विमला जी की हालत इतनी नाजुक थी कि वो व्हीलचेयर पर अदालत में मौजूद तो थीं, लेकिन वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। सबूतों की इस भारी कमी को देखकर सागर अंदर से टूट रहा था। उसे लगा कि शायद कानून भी इस राक्षसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेघा ने अपने नकली आंसुओं से भरी आंखों के कोनों से सागर की तरफ देखा और उसके होठों पर एक बहुत ही कुटिल मुस्कान तैर गई। उसे पूरा यकीन हो चला था कि वो एक बार फिर अपने गुनाहों से बेदाग बच निकलेगी। जज भी पन्नों को पलटते हुए सोच में पड़े थे कि बिना किसी प्रत्यक्ष गवाह के सजा कैसे सुनाई जाए। तभी सरकारी वकील अपनी कुर्सी से उठा और उसने एक ऐसी घोषणा की जिसने पूरे कोर्ट रूम का माहौल एक पल में बदल कर रख दिया। योर ऑनर, ये सच है कि उस घर की चारदीवारी के भीतर कोई कैमरा नहीं था। ये भी सच है कि पीड़िता की आवाज अब तक दबाई गई है, लेकिन हमारे पास इस अमानवीय घटना का एक ऐसा चश्मदीद गवाह मौजूद है जिसकी आंखों ने वो सब देखा है और जिसकी जुबान कोई झूठ नहीं बोल सकती। अदालत के भारी लकड़ी के दरवाजे धीरे से खुले। सभी की निगाहें दरवाजे की तरफ घूम गई। वहां सागर खड़ा था और उसने अपने 5 साल के छोटे से बेटे मोनू की उंगली कसकर पकड़ी हुई थी। मोनू ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। इतनी बड़ी जगह, इतने सारे काले कोट वाले वकीलों और पुलिस वालों को देखकर वो छोटा सा बच्चा बुरी तरह सहमा हुआ था। उसके छोटे छोटे कदम कांप रहे थे। मेघा के चेहरे का रंग एक ही सेकंड में सफेद पड़ गया। उसकी कुटिल मुस्कान अब खौफ में बदल चुकी थी। सागर ने मोनू को धीरे से गवाह के कटघरे के पास खड़ा किया। जज साहब, जो खुद एक पिता और दादा थे, उन्होंने उस मासूम चेहरे को देखकर अपने चश्मे को नीचे किया और प्यार से कहा, बेटा, यहाँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम एकदम सुरक्षित हो। मुझे बस इतना बताओ कि उस रविवार की दोपहर को जब तुम खेलने गए थे और वापस आए, तो तुमने अपनी दादी के कमरे की खिड़की से क्या देखा था? तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बस वही बताना जो तुमने अपनी आंखों से देखा। मोनू ने अपनी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से अपनी माँ को देखा। मेघा कटघरे से उसे ऐसे खौफनाक और चेतावनी भरी नजरों से घूर रही थी, जैसे अपनी आंखों ही आंखों से कह रही हो कि अगर उसने मुंह खोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मोनू डर के मारे सागर के पैरों से चिपकने लगा,
लेकिन तभी उसकी नजर अदालत की दूसरी पंक्ति में व्हीलचेयर पर बैठी अपनी दादी पर पड़ी। विमला जी का पूरा सर पट्टियों से बंधा था, उनके हाथ प्लास्टर में थे और उनकी दोनों आंखों के नीचे अब भी गहरे नीले और काले निशान थे। अपनी दादी की उस दयनीय और टूटी हुई हालत को देखकर उस 5 साल के बच्चे के मन का सारा डर एक झटके में उड़ गया। उसे याद आ गया कि कैसे उसकी दादी उसे छुप छुप कर अपने हिस्से की सूखी रोटी में से भी कौर खिला देती थी, कैसे लोरी सुनाती थी। मोनू की मासूम आंखों में आंसू भर आए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई की जो गूंज थी वो किसी भी वकील की दलीलों से लाख गुना ज्यादा ताकतवर थी। जज अंकल, मेरी मम्मा बहुत गंदी है। उस दिन मैं खिड़की के बाहर खड़ा था। मैंने देखा मम्मा ने लोहे के एक बड़े से डंडे से मेरी दादी को बहुत जोर जोर से मारा। दादी जमीन पर गिर गई थी और रो रही थी। दादी कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, पर माँ हंस रही थी। अदालत में सन्नाटा और गहरा हो गया। मेघा का वकील पसीना पसीना हो रहा था। मोनू की आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगी। उसने रोते हुए आगे कहा, और पता है अंकल, माँ दादी को खाना भी नहीं देती थी। एक दिन जब दादी के हाथ से कांच का गिलास टूट गया था, तो माँ ने दादी को उन कांच के टुकड़ों पर बैठाया था। दादी बहुत रो रही थी। मैंने सब देखा था। मैं दरवाजे के पीछे छिपा था। मेघा के वकील ने हड़बड़ाते हुए बीच में टोकने की कोशिश की। योर ऑनर, ये बच्चा दिमागी रूप से परिपक्व नहीं है। इसे सागर द्वारा सिखा पढ़ा कर लाया गया है। जज ने गुस्से में अपना हथौड़ा मेज पर मारते हुए वकील को चुप करा दिया। बच्चे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मोनू ने अपनी रोती हुई आवाज में अदालत के सामने वो आखिरी सच रखा, जिसने वहां बैठे हर पत्थर दिल इंसान को झकझोर दिया। जज अंकल, मैंने पापा को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मम्मा ने दादी को डराया था। मम्मा ने दादी से कहा था कि अगर उन्होंने पापा को कुछ भी बताया तो वो मुझे छत से नीचे धक्का दे देगी और सबको बोलेगी कि मैं खेलते हुए गिर गया। मम्मा ने कहा था कि वो मुझे मार डालेगी। मेरी दादी मुझे बचाने के लिए मार खाती थी। मेरी दादी बहुत अच्छी है अंकल। इतना कहकर मोनू जोर जोर से रोने लगा और दौड़कर अपने पिता सागर के पैरों से लिपट गया। मोनू के उन मासूम लेकिन दिल दहला देने वाले शब्दों ने पूरे कोर्ट रूम की आत्मा को चीर कर रख दिया था। खुद जज साहब, जिन्होंने अपने करियर में न जाने कितने खूंखार अपराधियों को देखा था, आज अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पाए। 5 साल के बच्चे की गवाही में जो दर्द, जो खौफ और सच्चाई की जो स्पष्टता थी, उसने बचाव पक्ष के सारे झूठे सबूतों, दलीलों और मेघा के बुने हुए हर एक फरेब को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया था। सागर की हालत अब देखी नहीं जा रही थी। वो अदालत के उस ठंडे फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसे खुद से घिन आ रही थी। उसे अपनी उस शिक्षा, अपने उस पैसे पर थूकने का मन कर रहा था। वो दिन रात पैसों के पीछे भागता रहा और उसकी जन्म देने वाली माँ हर रोज तिल तिल कर मरती रही। मेघा के वकील ने अपनी फाइलें बंद कर ली। वो समझ गया था कि अब इस शैतान औरत को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। अंतिम सुनवाई पूरी हुई। जज साहब ने अपना पेन उठाया और भारी मन से लेकिन अत्यंत कठोर शब्दों में अपना ऐतिहासिक फैसला पढ़ना शुरू किया। आज इस न्यायालय ने सिर्फ भारतीय दंड संहिता के तहत एक अपराध को नहीं देखा है, बल्कि इंसानियत की सबसे घिनौनी, सबसे शर्मनाक और रूह कंपा देने वाली हत्या को महसूस किया है। एक पढ़ी लिखी महिला द्वारा अपनी ही बुढ़ी, लाचार सास पर अमानवीय बर्बर यातनाएं देना और एक छोटे से मासूम बच्चे के मन में अपनी ही माँ का ऐसा खफनाक राक्षसी रूप बिठाना, ये समाज के माथे पर एक ऐसा कलंक है जिसे धोया नहीं जा सकता। सबूत, मेडिकल रिपोर्ट और सबसे महत्वपूर्ण, एक मासूम चश्मदीद गवाह के बयानों को आधार मानते हुए ये अदालत अपराधी मेघा को हत्या के प्रयास, गंभीर शारीरिक यातना और मानसिक प्रताड़ना का दोषी करार देती है। अदालत इस अपराधी को बिना किसी रियायत के 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाती है। फैसला सुनते ही मेघा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका घमंड, उसकी चालाकी सब खाक में मिल चुका था। वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी। वो सागर के पैरों की तरफ लपकी। सागर, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, सागर। लेकिन सागर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और पीठ फेर ली। पुलिस की 2 महिला कांस्टेबलों ने आगे बढ़कर मेघा के हाथों में हथकड़ियां पहना दी और उसे घसीटते हुए अदालत के बाहर ले गईं। मेघा की चीखें धीरे धीरे दूर होती गईं। अदालत खाली हो चुकी थी। सागर धीरे धीरे उठकर अपनी माँ की व्हीलचेयर के पास गया।
वो उनके पैरों में सिर रखकर जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो माँ, तेरा ये पापी बेटा अंधा हो गया था। मुझे दुनिया का कोई भी दुख दे दे, बस मुझे माफ कर दे। विमला जी के होंठ तो नहीं खुले, लेकिन एक माँ की ममता ने फिर भी सारे दर्द को पीछे छोड़ दिया। उनके कांपते हुए पट्टियों से बंधे हाथ धीरे से उठे और सागर के सिर पर टिक गए। उन्होंने अपने पोते मोनू को भी अपनी छाती से लगा लिया। उस मनहूस दिन के बाद विमला जी उस विशाल घर की सीढ़ियों के नीचे वाले अंधेरे कमरे से हमेशा के लिए बाहर आ गई। सागर ने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य ये बना लिया था कि अब जब तक उसकी मां जीवित है, उनकी आंखों से दर्द का एक भी आंसू नहीं गिरेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।